हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम मरुक्रमक अथवा शैलक्रमक यानी कि नग्न चट्टानों पर होने वाले अनुक्रमण यानी कि जीरोसियर और लिथोसियर यानी कि सक्सेशन ऑन रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। किसी भी ड्राई भूमि पर जहां पानी कम होता है उस पर होने वाले सक्सेशन यानी कि अनुक्रमण को हम मरुक्रमक यानी कि जीरोसियर कहते हैं, जबकि रॉक्स पर होने वाले अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन को हम शैलक्रमक यानी कि लिथोसियर कहते हैं। दोनों प्रकार के जो सक्सेशन है इनमें पानी की कमी होती है, ये जीरोफिटिक टाइप की कंडीशंस होती हैं, और यहाँ पर पानी कम होने के कारण इसको हम जीरोसियर या लिथोसियर कहते हैं। रॉक्स पर होने के कारण से लिथोसियर कहते हैं, जबकि पानी की कमी होने के कारण से जीरोसियर कहते हैं। हाइड्रोसियर की तरह यहाँ पर भी पादपों और जंतुओं का रिप्लेसमेंट होता है, प्रतिस्थापन होता है, लेकिन यहाँ पर भी हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ना कि जंतुओं के बारे में। जो लाइकेन है, क्रस्टोज लाइकेन, वो इस प्रकार के सक्सेशन में अग्रज यानी कि पायनर होते हैं, जबकि वन जो होते हैं वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी कि चरम अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी रॉक्स पर ग्रो करने के लिए जो सबसे उपयुक्त जीव होते हैं वो क्रस्टोज लाइकेन होते हैं। इनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है और इनके अंदर राइजॉइड्स भी नहीं होते, जिसके कारण ये आसानी से लैंड पर रॉक्स पर ग्रो कर जाते हैं। तो सबसे पहले पायनर अवस्था में क्रस्टोज लाइकेन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पार्ट्स जैसे इसीडिया, सोरिडिया आदि रॉक्स पर आकर गिरते हैं। रॉक्स पर पानी की भी कमी होती है और कार्बनिक पदार्थों यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की भी कमी होती है। अब रॉक्स पर आने के बाद ये जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है यहाँ पर जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, लाइकेन बनाती हैं। और लाइकेन एक एसिड सिक्रीट करते हैं रॉक्स पे, जिसे लाइकेनिक एसिड बोलते हैं। और लाइकेन के एसिड जो होता है, ये लाइकेनिक एसिड अब रॉक्स को ब्रेक डाउन करता है, रॉक्स को तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। अब रॉक्स के टूटने से वहाँ पर रॉक्स के बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं, जिससे मृदा के कणों का विकास होता है। और धीमे धीमे अब यहाँ पर रॉक्स के जो पार्टिकल्स जो बड़े थे पहले, वो छोटे पार्टिकल्स अब एक छोटी छोटी जो लेयर में, पतली लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। रॉक्स पर इस लेयर के बनने के कारण अब जो क्रस्टोज लाइकेन है वो मरते हैं, और उनके मरने के बाद ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। और अब जो कंडीशन है वो इन क्रस्टोज लाइकेन के ग्रो करने के लिए उपयुक्त नहीं रहती, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर नेकेड रॉक्स पर ग्रो करे थे, यानी कि उसमें मृदा नहीं थी, सॉइल नहीं। लेकिन यहाँ पर मृदा का फॉर्मेशन होने लगता है, ह्यूमस का फॉर्मेशन धीमे धीमे स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनके टूटने से मृदा के पार्टिकल्स, जो रॉक के पार्टिकल्स टूटने से मृदा के पार्टिकल्स बनते हैं, और अब इनके मरने के कारण वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी जमा हो जाता है। जबकि ये ऐसी जगह पर ग्रो करते जहाँ पर पानी भी नहीं था, कार्बनिक पदार्थ भी नहीं थे। तो अब क्रस्टोज लाइकेन वहाँ पर ग्रो करना कम कर देंगे, और अब इनकी जगह पर फोलियोज लाइकेन आते हैं। फोलियोज लाइकेन जो होते हैं, इनका जो थैलस होता है वो थोड़ा सुविकसित होता है, उसमें राइजॉइड्स भी होते हैं, और इन राइजॉइड्स के कारण अब ये मृदा से मटेरियल्स को लेना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि इससे पहले वाले क्रस्टोज लाइकेन तो वायुमंडल से ही नमी आदि लेते थे। अब फोलियोज लाइकेन के आने के कारण अब वहाँ पर जो फोलियोज लाइकेन है वो वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करने के कारण वहाँ पर जो चट्टानों पर ये भी लाइकेनिक एसिड सिक्रीट करेंगे, और वो भी जो रॉक्स होगी उनको ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करने के बाद अब यहाँ पर रॉक्स के पार्टिकल्स का निर्माण और ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो ग्रो करने वाले लाइकेन्स होते हैं वो डर्मेटोकार्पोन, पार्मेलिया और ज़ैंथेरिया और डर्मोकार्पा जैसे फोलियोज लाइकेन होते हैं। अब ये लाइकोन्स जो होते हैं, इनका जो थैलस होता है उनमें मूलाभास यानी कि राइजॉइड्स विकसित होते हैं। इसके कारण ये उपयुक्त मात्रा में अब वातावरण से यानी कि सॉइल से चीज़ों को लेने लगते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं, और ये
वातावरण से भूमि में वातावरण से नमी को अवशोषित करने लगते हैं, जिससे इनकी वृद्धि ज़्यादा होती है। और इनके मरने से जो पतली लेयर थी, अब वो धीमे धीमे उस लेयर में ही ये ह्यूमस बनाने लगते हैं। मरने के बाद इनकी बॉडी वहीं पर ह्यूमस बनाने लगती है, जिससे मृदा की एक मोटी परत बनने लगती है, जो पहली अवस्था में बहुत पतली परत थी। अब इस अवस्था में जो चट्टानों की जो मृदा है, उसमें खनिज तत्वों के, ह्यूमस के और नमी की जो है थी प्रति मात्रा ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि ह्यूमस का एक काम मृदा में जल अवशोषण की क्षमता, यानी कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण की क्षमता को बढ़ाना भी होता है। इससे एयर भी बढ़ने लगती है वहाँ पर। अब इससे चूंकि वहाँ पर एयर भी ज़्यादा हो गई, मॉइस्चर भी ज़्यादा हो, खनिज लवण भी ज़्यादा हो गए, तो अब ये जो अवस्था है, अब इन फूलियोज लाइकेन के लिए अनुपयुक्त हो जाएगी, अर्थात वो अब उनके लिए उपयोगी नहीं रहेगी। और अब वो मॉस जो होते हैं ब्रायोफाइट्स, उनके लिए उपयोगी हो जाएगी। अब चट्टानों में जो पाई जाने वाली नमी है और खनिज तत्व है, उसके कारण वहाँ पर जो मोटी लेयर बन जाती है, वहाँ पर जो मॉस होते हैं वो आकर ग्रो करने लगते हैं। और जो मॉस यहाँ पर ग्रो करते हैं वो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, टोरुला और ग्रेमिनिया जैसे मॉस वहाँ पर वृद्धि करते हैं। और इन मॉस के जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो आकर गिरते हैं यहाँ पर और वो अंकुरित होकर वृद्धि करने लगते हैं। मॉस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बहुत पास ग्रो करते हैं और वो एक मैट लाइक लेयर में उस मृदा पर ग्रो कर जाते हैं, जिससे पानी जो होता है वो और ज़्यादा वहाँ पर ठहरने लगता है। इनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर ह्यूमस और बनने लगता है, नमी और बढ़ती है, खनिज पदार्थ और बढ़ते हैं, और इसके बाद अब कुछ लीवर वॉर्ट्स भी यहाँ पर ग्रो करने लगते हैं। ब्रायोफाइटा का ग्रुप होता है लीवर वॉर्ट्स, और लीवर वॉर्ट्स की वृद्धि होने के कारण ये सिद्ध होता है कि अब ये जो स्टेज है वो अब हब स्टेज के लिए सूटेबल हो गई है। अब इस अवस्था के बाद, लीवर वॉर्ट्स के बाद, अब मॉस अवस्था आती है। मॉस अवस्था के बाद हर्ब स्टेज आती है। तो हर्ब आकर यहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, और ये हर्ब्स जो होते हैं वो नॉर्मली एनुअल प्लांट्स होते हैं। और ये एनुअल प्लांट्स जो होते हैं वो जल और मृदा का अवशोषण करने लगते हैं, और इनकी रूट्स छोटी होती है, जिसके कारण ये मृदा से आसानी से खनिज लवण और जलों को अवशोषित करने लगते हैं। और जो ये प्लांट्स होते हैं ये भी मरते हैं, और मरने के बाद इनसे भी ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। और अब इनके बाद कुछ द्विवर्षीय शाकीय पौधे डेवलप करने लगते हैं, यानी कि श्रब्स इकट्ठे होने लगते हैं। और श्रब्स थोड़े से और डेवलप प्लांट्स होते हैं जो खनिज लवणों का, जल का अधिक अवशोषण करने लगते हैं, और उनकी वृद्धि ज़्यादा होती है। और धीमे धीमे जो झाड़िए वृक्ष होते हैं, श्रब होते हैं, वो हर्ब स्टेज को रिप्लेस कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। इनकी वृद्धि दर ज़्यादा होती है, और पहले ये थोड़े समय जगह के लिए होते थे, फिर ये सारी जगह पर, बहुत सारी जगह पर ये जो श्रब्स होते हैं वो घेर लेते हैं। बीच बीच में छोटे मोटे ट्रीज भी इसमें डेवलप होने लगते हैं। इसके बाद श्रब स्टेज में आने के बाद अब प्लांट स्टेज के लिए जो कंडीशंस होती है वो सूटेबल होने लगती है, क्योंकि ह्यूमस ज़्यादा बढ़ने लगता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ने लगता है, नमी थोड़ी ज़्यादा इकट्ठी होने लगती है, और जो मृदा होती है वो पोली होने लगती है, यानी कि सॉफ्ट होने लगती है, ढीली होने लगती है। और अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स डेवलप होने लगते हैं, और प्लांट्स जो होते हैं वो धीमे धीमे अपने आप को ग्रो करते हैं, और ग्रो करने के बाद वहाँ पर जो नीचे की तरफ शेडी प्लेस हो जाता है, वहाँ पर कुछ जो शेड बर्दाश्त करने वाले, यानी कि छाया बर्दाश्त करने वाले प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। और धीमे धीमे ऑर्गेनिक मैटर और बढ़ता जाता है, ह्यूमस और बढ़ता जाता है, और मृदा का जो टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है। पारिस्थितिक कारण जो कंडीशंस होती है वो चेंज होने लगती है। और जो अब ट्रीज़ होते हैं, जो बड़े ट्रीज़ होते हैं, यहाँ पर आकर जो रहने लगते हैं, अब वो यहाँ पर जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं उनके लिए अब उसमें सेटल हो जाते हैं, वो उन परिस्थितियों के हिसाब से सेटल हो जाते हैं। अब वातावरण में और अधिक परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि अब जो ट्रीज स्टेज आई है, ये ट्री स्टेज अब इस वातावरण के लिए अनुकूलित होती है, और अब ये क्लाइमैक्स स्टेज पहुंच जाती है, और ये फॉरेस्ट स्टेज में डेवलप हो जाती है। और अब आगे का जो सक्सेशन होता है वो धीमा हो जाता है, और धीरे धीरे वो स्थिर हो जाता है, और धीरे स्थिर होने के बाद अब यहाँ पर ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। अब जो इसके बाद हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंस क्या है सक्सेशन का। सक्सेशन से हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो बायोटिक यानी कि जैविक सीरियल स्टेज आती है, जैसे हर्ब स्टेज आई, श्रब स्टेज आई, ग्रासलैंड जो फॉरेस्ट आए, तो वो एक
निश्चित क्रम में आते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसके बाद कौन सी स्टेज आती है, और उससे हमें पता चलता है कि किस कंडीशन में किस प्रकार के प्लांट्स ग्रो करते हैं, और इससे प्लांट्स का ग्रो कराना आसान हो जाता है। दूसरा, जो बायोटिक सक्सेशन से हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, हमें ये बताते हैं कि कौन सी एरिया में किस प्रकार के फॉरेस्ट डेवलप होते हैं। जैसे जो टेम्परेट स्टेज में हमने पढ़ा था कि वो सदाबहार वन पड़ते हैं, जहाँ बारिश कम होती है वहाँ पर ग्रास लैंड डेवलप होते हैं। डैम्स जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और प्रिवेंटिव हो जाते हैं बायोटिक सक्सेशन में। जो हमारे डैम्स प्रोटेक्ट करते हैं, जो डैम्स होते हैं वहाँ पर भी सक्सेशन हो जाता है। तो क्योंकि वहाँ पर जो सिल्ट होती है वो इकट्ठा होने लगती है और जो बायोटिक सक्सेशन होता है वहाँ पर भी प्रारंभ हो सकता है। इसके अलावा ये हमें इंफॉर्मेशन देता है बायोटिक कम्युनिटी के बारे में कि किस प्रकार की टेक्निक्स का हम यूज़ करके रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन कर सकते एफॉरेस्टेशन से बच सकते हैं। अर्थात किस प्रकार से जो डिफॉरेस्टेशन होता है उससे हम बचकर बहुत ज़्यादा वन लगाकर किस प्रकार से हम जो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो कंडीशंस ख़राब हो रही हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पेड़ों के लगातार कटने से इन्वायरमेंट पे बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो सक्सेशन से हमें ये भी पता चलता है कि हम एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन, तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटे हुए पेड़ों के स्थान पर नए पेड़ लगाना, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि विदाउट काटे प्लांट्स को बगैर काटे नए पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन के बारे में हमें जानकारी मिलती है और हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हम इन प्लांट्स को आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए सक्सेशन के बारे में कि सक्सेशन में जो प्राइमरी कम्युनिटी बनती है यानी कि जो पायोनियर कम्युनिटी बनती है, उसके बाद जो सीरियल स्टेजेस आती हैं उनमें, और जो चरम अवस्था है उनमें क्या अंतर होते हैं। कि जो सीरियल अवस्था होती है, जो ये बीच वाली अवस्थाएं होती है और जो ये फाइनल स्टेज है, तो सीरियल जो अवस्थाएं हैं इनमें जो साइज़ होता है ऑर्गेनिजम्स का वो सामान्यतः छोटा होता है, और जो लास्ट वाला साइज़ होता है उनका साइज़ बड़ा होता है। दूसरा अंतर, यहाँ पर जो पारिस्थितिक कर्मता होती है, जो सीरियल स्टेजेस होती है वहाँ पर कुछ ही होती है, बहुत सामान्य होती है, जबकि यहाँ पर जो होती है वो अनेक होती है और विशिष्टीकृत होती है। तीसरा, जीवों की संख्या, यहाँ पर जो संख्या होती है बायोडाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं या जैव विविधता यहाँ पर कम होती है, और लास्ट में यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। चौथा, जो समुदाय संगठन होता है और समुदाय का जो कार्य होता है, यहाँ पर वो सिंपल होता है, सरल होता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ होती है, जो चरम अवस्था होती है वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल यानी कि फूड चेन और फूड वेब जो होती है इन स्टेजेस के दौरान कम होती है यानी कि सरल होती है, और यहाँ पर जो लास्ट में बनती है वो जटिल होती है। और लास्ट जो ऊर्जा की दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी ऑफ जो एनर्जी है वो यहाँ पर कम होती है और लास्ट में ज़्यादा होती है, और जो पोषक का संरक्षण होता है वो यहाँ पर कम होता है और लास्ट में अधिक होता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।